हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको इंटीग्रल कैलकुलस में नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली, चैप्टर नंबर 13, जो कि है एरियाज ऑफ प्लेन रीजन। सो अब हम इसमें देखेंगे हमारे डिफरेंट एरियाज क्या आते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, हमें पहला जो टॉपिक है वो है एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। तो देखो मैंने इतने सुंदर से बनाने की कोशिश करी, थोड़ा सा वो हो गया, मैस हो गया, कोई बात नहीं। मीन्स टू कर्व्स मीन्स कोई भी ऐसी कर्व्स जो है जो एक दूसरे के साथ एनक्लोज हो रही है, मतलब अगर कोई चीज कोई एक रो जा रही है या एक कर्व जा रही है तो दूसरी उसके साथ ऐसे तरीके से जा रही है कि वो दोनों कोई एरिया क्रिएट कर दे, उसको हम बोलते हैं एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कर्व्स। ओके, मतलब एक तरह का समझ लो दो मतलब लोग हैं, वो एक जगह को कवर करना चाहते हैं वैसा, ठीक है। अब थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन टू कर्व्स इंटरसेक्ट, वही चीज मैंने आपको बताया कि जब दो कोई रोज है, ये कर्व्स है, वो इंटरसेक्ट करती हैं, द एरिया बिटवीन देम इज फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग द लोअर कर्व फ्रॉम द अपर कर्व एंड इंटीग्रेटिंग अक्रॉस द इंटरवल। हमारे पास ये दो कर्व्स हैं, तो पहली वाली जो अपर कर्व होगी, जो भी अपर कर्व होगी, उसको मैं एफ एक्स दे देती हूँ, कोई भी फंक्शन दे देना है आपने। सेकंड कर्व को आपने जी एक्स दे देना है। ओके, तो ये आपके पास क्या बन गई, अपर कर्व बन गई, ये सेकंड कर्व बन गई। तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो? सो एरिया फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको जो अपर वाली जो कर्व है उससे क्या कर देना है, माइनस लोअर कर्व को। मींस लोअर कर्व विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर कर्व, या अपर कर्व आप जिसको बोल सकते हो। अब इसको करने के बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है। देख सकते हो मैंने पहले एफ एक्स माइनस जी एक्स किया, बिकॉज ये मेरी अपर है, ये मेरी लोअर कर्व है। मैंने इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियसली डी एक्स लगेगा, और यहाँ पर जो हमारी इंटीग्रेशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू हमारी वैल्यूज होंगी ए टू बी तक, ठीक है। अब देख सकते हो ये एग्जाम्पल है, ये हमारा ग्राफ है, जिसे आप देख सकते हो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी कर्व जा रही है, ये मेरी अपर कर्व जा रही है, देखो ये मेरी अपर कर्व जा रही है, ये मेरी सेकंड कर्व जा रही है। सो मेरी अपर कर्व है एफ एक्स और जो लोअर कर्व है वो है जी एक्स। अब ये देख सकते हो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये जो एरिया है, ये मुझे एरिया मिल रहा है, ठीक है। सो मुझे इसको फाइंड आउट करना, तो मैं कैसे करूंगी, इस फॉर्मूले से। ओके, अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस हम करेंगे इसके बेसिस पे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेचर ऑफ अ हाइपरबोला। सो व्हाट इज अ क्वाड्रेचर? सो वर्ड क्वाड्रेचर पहले तो ये है कि फाइंडिंग एरियाज, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट क्या करने हैं, एरियाज फाइंड आउट करने हैं। सो इसमें भी द वर्ड क्वाड्रेचर का मतलब है कि हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ अ हाइपरबोला, और मींस फाइंडिंग एरिया ऑफ अ हाइपरबोला। समझ आया? अगर इसका मैं अभी बताया मैंने कि इसका मीनिंग जो है वो फाइंडिंग एरिया है, तो इसका मतलब ये होगा फाइंडिंग एरिया ऑफ अ हाइपरबोला। तो हमें हाइपरबोला का निकालना है। सो आपको पता है हाइपरबोला का जो फॉर्मूला है y is equal to 1 by x होता है। The area under the curve between x is equal to 1 and x is equal to b is found using integration। तो इसमें क्या है, आपको लोअर टर्म भी दी हुई है, हायर टर्म भी दी हुई है। इसमें लोअर टर्म की वैल्यू तो ऑलरेडी वन है, और जो अपर वैल्यू है वो अलग है, मतलब b है, मतलब वो कोई भी हो सकती है, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। सो फॉर्मूला है यहाँ पे a इज इक्वल टू, मीन्स a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू b 1 अपॉन x dx। अब आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होती है तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है, ठीक है। अब इस केस में जो इसका log b सॉरी जो इसका रिजल्ट बनेगा, जो x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, b, ठीक है। तो जब भी आप इस चीज को यूज करोगे, फाइंड आउट करोगे कोई भी रिजल्ट ऑफ हाइपरबोला, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज जो हम कर रहे हैं वो मेन चीज है हमारा, इसका मीनिंग क्या है। सो मीनिंग है द एरिया अंडर द कर्व ऑफ हाइपरबोला रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द लोगैरिथम फंक्शन। मतलब जो एरिया जिस हाइपरबोला के अंडर जो आ रहा है वो रिलेटेड किससे है, हमारा डायरेक्टली लोगैरिथम फंक्शन से। अब देख सकते हो ये ग्राफ शो किया गया एक्स एंड वाई है, जिसमें ये मेरी कर्व जा रही है, ठीक है, ये मेरी कर्व जा रही है, इट इज एन हाइपरबोला। अगर मैं इसके नीचे लाइन एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास ये 1 मींस यहाँ 1 है, ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पर b है, मतलब कहाँ भी जा सकता है ये मुझे नहीं पता है, इट इज अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जो है मेरा एरिया कवर हो गया। अब इसको फाइंड आउट कैसे करूंगी, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 टू b तक 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log b, जो हमने फॉर्मूला देखा। गॉट इट? आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्टोरियल एरिया। आपको सेक्टोरियल सुन के ना थोड़ा सा सेक्टर का थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, आई नो, थोड़ा सा इसको सुन के थोड़ा सेक्टर वाइब आ रही होगी, ठीक है। तो सेक्टोरियल एरिया क्या है हमारा, अ सेक्टर इज लाइक अ पिज्जा स्लाइस। आपने पिज्जा देखा है सभी ने, आई थिंक मोस्टली लोगों ने खाया होगा, नहीं भी खाया तो कोई बात नहीं। ये क्या होता है, ऐसे होता है जिसमें आपके पास हर एक स्लाइस होती है, ठीक है, हर किसी के लिए एक स्लाइस होती है, कोई 6 का होता है, कोई 3, मतलब जिसमें 3 स्लाइसेस होती है, अपना अपना डिफरेंट होता है। A sector is like a pizza slice of a circle. Circles का pizza slice. Its area depend on the angle theta made at the center and the radius r। अगर मैं इसको बोल दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का, मतलब मेरी जो पिज्जा स्लाइस की जो है लेंथ, जो भी कह सकते हैं, रेडियस कितना है, सो ये r होता है। मतलब सेंटर से लेके जो मेरा लास्ट सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल को, उसको हम क्या बोलते हैं,
रेडियस। अब अगर मैं बोल दूं कि अगर मैंने इस स्लाइस को ले लिया पूरी को, तो ये जो थीटा एंगल बना, इस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं सेक्टोरियल एरिया से। तो कैसे है ये, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला इन डिग्रीज। अगर आपको डिग्रीज में निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। गॉट इट? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला इन रेडियंस। अब इसको अगर बाई चांस हमें डिग्री में नहीं निकालना है, हमें रेडियंस में निकालना है, उसके लिए भी फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर मीन्स योर रेडियस। गॉट इट? अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, मीनिंग तो अभी मैंने ऊपर बता दिया, बट इसका मीनिंग प्रॉपर क्या है जो आप अपनी एग्जाम्स में लिख सकते हो। द लार्जर द एंगल और रेडियस द बिगर द साइज ऑफ द सर्कल। मतलब जितना आपका जो रेडियस होगा वो बड़ा होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा इतना ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटीमीटर है रेडियस, किसी का 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे कि जितना लंबा मेरा एंगल होगा, या जितना मतलब मेरा बड़ा अब देखो मैं इसका कर लूंगी, ऑब्वियसली थीटा भी ज्यादा आ रहा है, या तो एंगल या तो रेडियस, जिसका भी ज्यादा होगा उतना बड़ा क्या होगा, उसका स्लाइस ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कल है जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज योर रेडियस, और ये आपका एरिया है एक स्लाइस की तरह। उसको हम फाइंड आउट करते हैं, ए इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर आपको डिग्री में निकालना है, और मैंने आपको रेडियंस के लिए भी बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, विच इज योर एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड कर्व। सो क्लोज्ड कर्व के लिए क्या है, हम क्या करेंगे, पहले क्लोज्ड कर्व देख लेते हैं कि क्लोज्ड कर्व है क्या। सो अ क्लोज्ड कर्व लाइक अ सर्कल, एलिप्स और एनी इर्रेगुलर लूप, मतलब कोई भी बना लो, कैसी भी शेप बना लो, या सर्कल बना लो, एलिप्स बना लो, ठीक है, या इर्रेगुलर शेप बना लो, ऐसे करके बना लो, या ओमेगा किसी ने अगर पढ़ा है बायोलॉजी में वैसे बना दो, जैसे मर्जी बना दो, पर वो बंद होना चाहिए, एनक्लोजेस सम रीजन। द एरिया ऑफ दिस रीजन कैन बी फाउंड यूजिंग इंटीग्रेशन। अब आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन एरिया निकाल रहे हो, अगर आप सेक्टोरियल एरिया के अलावा छोड़ दो तो आप इंटीग्रेशन तो यूज कर ही रहे हो। अब नेक्स्ट क्या है, इसके 4 कर्व्स इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में निकालना जाए, मतलब इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन उसमें मांगा जाएगा आपको क्वेश्चन में, क्या कार्टेशियन फॉर्म से निकालो या पोलर फॉर्म से निकालो, तो दोनों फॉर्मूलाज हैं। ए इज इक्वल टू मींस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी y dx, इंटीग्रेशन y dx की होगी, या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो c से d तक x dy। मतलब अगर y है लिखा, y वेरिएबल यूज किया गया है, तो x के कंपैरिजनली वो इंटीग्रेट होगा, अगर x वेरिएबल यूज किया गया तो वो y के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। अब समझ रहे हो, मतलब इन केसेस में ऑलरेडी क्या बन जाएगा आपके लिए, कांस्टेंट। आई ना बात समझ? ओके, नेक्स्ट है फॉर कर्व्स इन पोलर फॉर्म, जिसमें r थीटा हम यूज करेंगे। सो a इज इक्वल टू 1/2 थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, आर थीटा मींस रेडियस का स्क्वायर डी थीटा। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इसका मीनिंग क्या है, द इंटीग्रेशन एड्स अप ऑल टाइनी स्ट्रिप्स इनसाइड द कर्व टू गेट द टोटल एरिया। मतलब जैसे जैसे हम उस चीज को ऐड करते जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पूरा टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये देखो, ये है मैंने जो डायग्राम बनाया आपके लिए, तो ये है एरिया एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड कर्व। सो देख सकते हो, दिस इज हाउ इट इज ड्रॉन। आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज योर सिम्पसन्स रूल। सो सिम्पसन रूल क्या बताता है, यूज्ड व्हेन इंटीग्रल्स आर डिफिकल्ट टू सॉल्व। एग्जैक्टली जब हम इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, वो हमारे लिए डिफिकल्ट बनती जा रही है। इट अप्रोक्सीमेट्स द एरिया अंडर अ कर्व बाय फिटिंग पैराबोलास बिटवीन पॉइंट। तो जब भी हमारे पास किसी भी डेटा में या किसी भी ग्राफ में हमारे पास पैराबोला इंक्लूड हो जाए, सो वर्क्स ओनली व्हेन द इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू एनी इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो सिम्पसन रूल तो सबसे पहली बात है कब वर्क करेगा, जब उसके पास इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे। सब इंटरवल्स मींस उसका फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन a से b तक हो रही है, f(x) dx मींस फंक्शन का ऑब्वियसली इंटीग्रेशन हो रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली इक्वल है h/3 f(x0) मतलब फंक्शन पहला जो 0, जहां पर x की वैल्यू जो है 0 है, प्लस 4 f(x1) प्लस 2 f(x2), यहाँ से ले जाते हुए हमारे लास्ट में आ जाएगा f(xn). ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब इस केस में जो h है वो क्या है, हमारा विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप, मतलब कितना वो, मतलब कितना चौड़ा है कितना नहीं है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला b माइनस a अपॉन n। ठीक है, मतलब जो हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को माइनस करके उसको डिवाइड कर देना है n से। x0 x1 अप टू xn जो है वो हमारे इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स है, और n जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि सिम्पसन रूल के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है कि इवन होना चाहिए। नाउ टेक द फंक्शन वैल्यूज एट इक्वल डिस्टेंसेस, मल्टीप्लाई देम विद वेट्स मींस 1 4 2 कुछ भी हो सकता है वेट, एंड ऐड देम अप एंड मल्टीप्लाई बाय h/3। इनको ऐड करना है, जैसे ये भी बताया ऐड करना है इनके फॉर्मूले के हिसाब से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है h/3 से।
h/3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दिस गिव्स अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। फिर ये आपको बहुत अच्छी एक मतलब एक तरह का मतलब आइडिया दे देगा कि आपका कितना एरिया आपको मिल रहा है। देख सकते हो ये पैराबोलिक आर्क्स है, ये वाली, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये छोटी पॉइंट है, ये आपका हायर पॉइंट है, और दिस इज योर कर्व्ड एरिया। गॉट इट। सो ये हमारे पॉइंट्स एरिया ऑफ प्लेन रीजन्स के, हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे एंड आई होप सो आपको पहले तो डेफिनेशन समझ आई होगी। अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मे बी आपको वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, बिकॉज अगर आप करोगे सो इट विल बी वेल एंड गुड, क्योंकि ये चीज अगर आप अभी नहीं बताओगे तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, प्लीज जाके उनको देख लीजिए, बिकॉज अगर आपको हेल्पफुल लगता है यू कैन यूज दैट, अगर नहीं लगते हैं यूज तो आप उनको छोड़ सकते हो, नॉट एन बिग इशू। और अगर आपको कोई और चीज बनवानी है, कोई कंटेंट ऐसा है आपको जरूरत है, यू कैन ऑल्सो टेल मी एनीथिंग, एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग एनीथिंग, you can just put any comment on the channel, okay, or on the under the video. So bye bye and have a nice day.